ये जो फ्लू गैस होती है, इस फ्लू गैस में बहुत सारा होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पे एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि कोई आपसे पूछे फ्लू गैस कौन सी होती है। अब फ्लू गैस ऐसा नहीं कि कोई इसके अंदर वायरस है इसलिए फ्लू नाम आ गया। फ्लू गैस वो गैस होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और याद रखना, केमिस्ट्री यहां पे काम आती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाई नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसकी पीएच 7 से काफी कम होती है। और जब ये एसिडिक होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा एसिड रेन में। एसिड रेन का मतलब ये अम्लीय वर्षा भी कर सकता है। जब हवा ठंडी होती है, मैं फिर कह रहा हूं, तो ठंड के अंदर या कम टेम्परेचर के अंदर हवा मॉइस्चर को साथ में कैरी नहीं करेगी, हवा मॉइस्चर को फेंक देगी। तो हवा से जैसे ही मॉइस्चर अलग होएगा तो वो अलग मॉइस्चर क्या बनाएगा, वो अलग मॉइस्चर बनाएगा फॉग। और ये फॉग जैसे ही स्मोक के साथ मिक्स हो जाएगा, स्मोक तो ऑलरेडी था, तब बन जाएगा स्मॉग, जो दिल्ली की इस समय समस्या बनी हुई है बहुत तगड़ी। बीजिंग मॉडल से सीखना चाहिए, तो ये हो गया हिंदी में आपका क्वेश्चन। अब देखो टाइम क्यों खराब करें, सीधी सी बात है, 200 वर्ड लिखने हैं। और ये वही लिख सकता है जिसको ये पता है कि एयर पॉकेलिप्स क्या है और ओलंपिक ब्लू क्या है और बीजिंग से इंडिया का कौन सा कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो यहां पे मैं अब अगले कुछ टाइम में बात करने वाला हूं आपके साथ इस तरह से कि आप 200 वर्ड्स में आंसर लिख पाओ। और 200 वर्ड्स ही क्यों, आप कहीं भी खड़े हो जाओ और आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये जो AQI रेज हो रहा है इसके आंसर आप क्विकली दे पाओ। तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग इसको स्टडी करेंगे और इसके लिए एक रोल मॉडल हमारे सामने आज हम लेने वाले हैं बीजिंग का। तो पहले तो मैं ये बता दूं, ये टर्म्स जो यहां पे मैं लेके आया हूं, एयरपोकैलिप्स और ओलंपिक ब्लू। एयरपोकैलिप्स क्या चीज है, तो पहले तो आपको ये बहुत मूवी भी आई है उनमें भी देखा होगा आपने, पोकैलिप्स। तो पोकैलिप्स जो है वो बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट को, मतलब कोई बहुत विनाश वाली स्थिति आ जाए, विनाशक स्थिति आ जाए, और उसको स्थिति को पोकैलिप्स बोल देते हैं। अब यहां पर क्योंकि ये एयर में आ गया तो हमने इसको बोल दिया एयर पोकैलिप्स। तो क्या है एयर पोकैलिप्स, तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि आजकल जो आप दिल्ली में देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, 2013 में 2013 में ये की ये कंडीशन बीजिंग में हुई थी। तो अब ध्यान से सुनना, दोनों बातें मैं आपको बताने वाला हूं। 2013 में बीजिंग में जो AQI था वो चला गया था 800 प्लस। और बीजिंग दुनिया का पहला शहर बना था जहां पे बिना किसी बीमारी के लोगों को मास्क लगाने पड़े थे। बीजिंग दुनिया का पहला शहर बना था जहां पे पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों में छुट्टियां हुई थी। बीजिंग दुनिया का पहला शहर बना था जहां पे लोग एयर प्यूरिफायर काम में ले रहे थे। बीजिंग दुनिया का पहला शहर बना था जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के लोग अपने बच्चों के साथ स्कूल भेज रहे थे। अब ओलंपिक ब्लू क्या चीज है भाई, ये जो विनाश वाली स्थिति थी 2013 वाली, इसको मैंने बोल दिया एयर पोकैलिप्स। अब आप इसको एयर पोकैलिप्स भी कह सकते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 2013 में बीजिंग में, चाइना में बहुत बुरा हाल था पॉल्यूशन का, AQI बहुत हाई था। अब दूसरी टर्म यहां पे आती है, फ्रॉम एयर पोकैलिप्स टू ओलंपिक ब्लू। नाउ व्हाट इज ओलंपिक ब्लू। तो हुआ क्या, चाइना ने एक स्ट्रेटजी बना के ऐसा कमाल दिखाया, ये बीजिंग की सड़कें हुआ करती थी, दिख रहा है ऐसे एकदम धुआं धुआं बुरा बुरा, जैसे दिल्ली है बिल्कुल वैसी हो गई थी, पूरा स्मोक चढ़ गया था ऊपर, लोगों को मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ता था और बहुत दिक्कत आ रही थी। और सडनली उसके बाद, अच्छा इनकी भी बात करेंगे अभी अपन, सडनली इसके बाद ओलंपिक में जब बीजिंग में सब लोग गए तो हैरान रह गए, पूरे का पूरा स्काई जो था वो एकदम क्लियर था। और कमाल की बात, AQI जो था वो लिमिट में था, एयर जो थी वो एकदम ओके थी, पॉल्यूशन लगभग खत्म था, होता है जितना था सिटी के अंदर ऑलमोस्ट कंट्रोल में था। इस चीज को पूरी दुनिया ने कहा था उस टाइम ओलंपिक ब्लू। तो पहले तो टर्म समझ में आ गई होंगी कि भाई एयर पोकैलिप्स का मतलब वो चीज जिसके कारण दिक्कत हो रही थी और जो दिल्ली में हो रही है अभी, ठीक है। अब ये हमारे रेफरेंस में कैसे काम की न्यूज है, तो देखो ध्यान से देखना, आजकल हर न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन सिस्टम आ गया है, दिल्ली के अंदर BS4 व्हीकल बैन कर दिए हैं, दिल्ली के अंदर नया रूल आया है, दिल्ली में नया लॉ आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
कुछ लोग ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली वालों के जो लंग्स है ना वो काले हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि इनकी लाइफ कम हो गई है दिल्ली वालों की, दिल्ली का आदमी सिगरेट पिए या नहीं पिए उसके लंग्स खराब होंगे, ऐसी न्यूज खूब चल रही है। वी आर हियर नॉट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। इफ यू आर रिपीटिंग द प्रॉब्लम देन यू आर अ प्रॉब्लम। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अंदर लॉजिक है, हम यहां इकट्ठा होते हैं कुछ डिस्कशन के लिए। तो वो जो डिस्कशन है वो डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम ही रिपीट करता जाऊं। यहां पे कुछ मैं जानता हूं, कुछ मैं रिसर्च करके लाया हूं, कुछ आप लोग जानते हैं, आप अपनी रिसर्च ऐड करेंगे। तो हम आज फाइंड आउट करेंगे कि क्या दिल्ली में भी हम ये चमत्कार कर सकते हैं जो चीन वालों ने बीजिंग में करके दिखाया। तो शुरू करते हैं बात। पहले तो मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं कि ये जो पॉल्यूशन होता है, जितना भी AQI या पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और गरीब आदमी को मारता है। रीजन, शशि थरूर साहब बहुत रेस्पेक्टेड मिनिस्टर हैं, हर आदमी का ड्रीम है इनकी जैसी इंग्लिश आने लग जाए आदमी को। शशि थरूर साहब जहां भी जाते हैं दिल्ली में अपने गले में एक एयर प्यूरिफायर पहन के घूमते हैं, और एयर प्यूरिफायर जो होता है इसकी बैटरी चलती है 3 या 4 घंटे। तो शशि थरूर साहब 3 से 4 एयर प्यूरिफायर हमेशा अपने साथ रखते होंगे। तो एक प्यूरिफायर जो अच्छा आता है वो आता है 5,000 रुपए का। अब क्या एक गरीब आदमी जिसको रिक्शा चलाना है, मैंने यहां पे डाला भी है कि जिस आदमी को रिक्शा चलाना है, और रिक्शा भी कहां चलाना है, सराय रोहिला की गलियों में से निकाल के ले जाना है या दिल्ली 6 के अंदर रिक्शा घुमाना है उसको, वो आदमी शशि थरूर सर की तरह ये पहन सकता है क्या? नहीं पहन सकता। तो क्या आम आदमी की जिंदगी के लिए कोई प्लान है गवर्नमेंट के पास? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बारिश कराने वाले थे वो तो फेल हो गई, उसमें कुछ नहीं है। तो हम यहां पे ना तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, ना हम कुछ और करने वाले हैं। हम एजुकेटेड लोग हैं, तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जब चाइना के अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी तो चाइना ने कौन कौन से स्टेप ला करके इस चीज को इंप्रूव किया था, और इस तरह से इंप्रूव किया था कि आज हम इसको एक मॉडल की तरह ले रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो न्यूज़पेपर्स और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस चीज को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? भले चाइना हमारा कॉम्पिटिटर हो, भले चाइना पाकिस्तान का दोस्त हो, भले चाइना आपको दुश्मन लगता हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जहां से सीखने की चीज मिले उसे हमें हमेशा सीखना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं बात कि हुआ क्या है। तो सब जानते हैं कि इस पूरी लड़ाई की जड़ है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, आप 8 चीजों को हवा में नापते हैं। ध्यान से सुनना, 8 में से 2 जो है ये सॉलिड मटेरियल होते हैं, इनको PM कहते हैं, इनकी बात करेंगे। बाकी सब गैसेस होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, अमोनिया होता है, लेड होता है। क्या क्या होता है? चलो फटाफट से एक बार लिख डालते हैं। एक होता है PM10, एक होता है PM2.5। मेरे साथ साथ ही लर्न कर लो जिन लोगों को एग्जाम देना है, ध्यान सुनना। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर और क्या होता है इसके अलावा? होता है अमोनिया, और क्या होता है? एक होता है लेड, और क्या होता है? एक होता है ओजोन। ये इतनी चीजें जो हैं ऐसा माना जाता है कि ये बहुत खतरनाक पॉल्यूशन करती हैं। इन 8 चीजों को हवा में नापते हैं। अब ये कैसे नापते हैं, तो इसके तरीके क्या हैं? तो देखो, होता क्या है, जो चौराहा है, ऐसे देखे होंगे आपने सिटी के अंदर, स्पेशली आपको दिखेंगे ऐसे। ये मान लीजिए कोई बड़ा बिजी चौराहा है, कोई बिजी ट्रैफिक सिग्नल वाला एरिया है, तो यहां कहीं एक साइड में देखना एक डिस्प्ले चलती रहती है। वो जो डिस्प्ले चलती है उस डिस्प्ले में इनकी वैल्यू दिखाता रहता है, और इनकी वैल्यू का जो सम टोटल आता है उसको बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वन नेशन वन कलर के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे ये पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक पदार्थ हवा में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे AQI का लेवल भी बढ़ता जाता है। अब इनमें से 2 नाम ऐसे हैं जिनकी बात यहां जरूरी है करना, PM10 और PM2.5। ये कोई गैसेस नहीं है। PM10 और PM2, हालांकि लेड भी गैस नहीं होगा, लेकिन PM की बात करते हैं। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर को हिंदी वाले लोग ऐसे याद रखें, ठोस कण। मतलब बहुत इजी मैं अगर बताना चाहूं तो मैं ये बताऊंगा कि PM का मतलब आप ऐसे समझिए कि जब मैं मेरे घर में चूल्हे में लकड़ी जलाता हूं, गांव में चूल्हे में लकड़ियां जलती है ना, तो जब चूल्हे में लकड़ी जलाता हूं तो लकड़ियों से सिर्फ धुआं नहीं निकलता,
उनके साथ छोटे 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 टुकड़े भी निकलते हैं। वो राख के भी हो सकते हैं, वो कोयले के भी हो सकते हैं, वो लकड़ी के भी हो सकते हैं। तो धुएं के साथ निकलने वाले छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अब ध्यान से सुनना, आदमी जो है, आदमी के केस में ये पार्टिकुलेट मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं हमने। हमारा जो नाक है ना, हमारे नाक में फिल्टर लगा हुआ है। हमारे नाक में कौन सा फिल्टर है? नाक में होते हैं बाल। ऐसे आदमी के नाक में ऐसे हवा सीधी नहीं जाएगी अंदर। ऐसे आदमी के नाक में सबसे पहली चीज क्या है? बाल दिए हुए हैं, एक चीज। दूसरा, हमारा जो नाक है वहां से लेके और अंदर तक हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोल देते हैं म्यूकोसा लाइनिंग। ये जो म्यूकोसा लाइनिंग है इसको हिंदी वाले लोग ऐसे याद रखें, इसको कहा जाता है श्लेष्मा। ये श्लेष्मा जो होती है इससे निकलता रहता है द्रव, इससे निकलता रहता है लिक्विड, जिसके कारण आप कभी भी ऐसे करेंगे तो आपको पता लगेगा आपका का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो गीला रहता है। नाक हमारा हमेशा गीला रहता है। क्यों रहता है इसकी भी बात अभी मैं करूंगा। अब ये हवा का जो रास्ता है ये आगे जाता है ऐसे करके हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। हमारे पास राइट और लेफ्ट लंग है, लंग्स के अंदर चला गया। लंग्स का मतलब फेफड़े। अब ध्यान से सुनना, आपने हवा खींची। इमेजिन कीजिए आप दिल्ली में या कोई और पॉल्यूटेड सिटी में है, हवा आप अंदर ले रहे हैं। हवा का मतलब क्या होता है? हवा का मतलब होता है कि बहुत सारी गैसेस होनी चाहिए जिनमें से ऑक्सीजन आपके काम की है, बाकी आपके काम की नहीं है। प्लस वाटर हो सकता है। वाटर का मतलब वाष्प के रूप में, भाप के रूप में वाटर हमेशा होता है। 2% 4% हमेशा रहता है। कई बार तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ज्यादा भी होता है। प्लस अब क्योंकि पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अब PM10 होगा या जाएगा PM2.5। अब ध्यान से सुनना बात को। अब जब आपने सांस लिया तो जो बड़े पार्टिकल हैं उनको तो रोक देगी नाक के जो बाल हैं वो। बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो चिपक जाएंगे नाक के अंदर। क्यों? क्योंकि श्लेष्मा है तो गीला रह रहा है, तो यहां पे चिपक गए वो सारे के सारे। अब करते 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 अब आप जो सांस लेने की स्पीड होती है वो स्पीड या सांस एक ताकत के साथ अंदर खींचते हैं, तो उस ताकत के साथ PM10 और PM2.5 ये अंदर चले जाते हैं आपके। ऐसे ये यहां पहुंच गए। अब ये जब यहां पहुंच गए तो इनमें से PM10 जो है, अब 10 और 2.5 क्या है ये भी बता देता हूं। PM10 का मतलब है ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से छोटा है, स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर, इससे छोटा है, उनको कहते हैं PM10। और PM2.5 कौन से होते हैं? तो अब पता लग ही गया होगा, ये वो होते हैं जिनका 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है साइज। जिन लोगों को माइक्रोमीटर में दिक्कत है उनको पता होगा कि मीटर जो होता है इसको हम सेंटीमीटर में बांट सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर में हम कहते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर मिलीमीटर से छोटा जब मैं जाता हूं तब आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर जो होता है इसमें होते हैं 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, या मैं इसको वैसे कह सकता हूं 1 माइक्रोमीटर होता है 1 रेज टू पावर -6 मीटर। इतना हो जाता है 10 रेज टू पावर -6 मीटर। तो इसका मतलब ये इतना छोटा है कि इसको हम देख भी नहीं सकते। अब ये आपके लंग्स के अंदर चला गया जब आपने सांस लिया। अब सांस लोगे तो जोर तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसे ही मत सोचना कि धीरे सांस लोगे तो नहीं जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा अंदर। अब ये अंदर पहुंच गया। अब यहां PM10 पहुंचा तो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से आगे आपकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जाती है ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। PM10 जो है, PM10 को हमारे फेफड़ों की मेम्ब्रेन रोक लेती है। हमारे फेफड़ों के और ब्लड के बीच में एक छलनी लगी हुई है, उसको मेम्ब्रेन कह रहा हूं मैं यहां पे, वो रोक लेती है। तो PM10 तो यहां रुक जाता है, बट जो PM2.5 है वो चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के साथ ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस कारण होती है बहुत सारी बीमारियां। ये मैंने एक छोटी सी बात बता दी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हवा में बढ़ गया तो दिक्कत, ये बढ़ गया तो दिक्कत, ये बढ़ गए तो दिक्कत है। ये सारी की सारी क्या है? ये वो गैसेस हैं जो दिक्कत करेंगी। ओजोन भी दिक्कत करेगी, ठीक है, लेड भी दिक्कत करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा PM2.5 सबसे खतरनाक होता है। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं एक। तो चाइना में वही दिक्कत हुई थी जो आज दिल्ली के अंदर हो रही है। PM2.5 बहुत ज्यादा हो गया था। इन सबका एवरेज निकाल के बनता था AQI, वो भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया था। तो क्या दिल्ली में भी हम वो कर सकते हैं क्या? उसकी बात हम अब करने वाले हैं। तो देखो हुआ क्या, साल है 2013।
2013 के अंदर चाइना में पहली बार दुनिया में AQI जो था वो हाई होना शुरू हुआ। पहली बार दुनिया में PM 2.5 था, वो हाई होना शुरू हुआ। अब जब ये हाई होना शुरू हुआ तो लोग जो थे, लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ये हो क्या रहा है। जब लोगों ने सवाल उठाए तो चाइना की जो गवर्नमेंट है, सबको पता है वहां सिंगल पार्टी गवर्नमेंट चलती है, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा ये तो फॉग है। फॉग का मतलब क्या है कि ये तो धुंध है, पॉल्यूशन नहीं है। चाइना ने मना कर दिया था पहले, बट उस टाइम चाइना दुनिया पे राज कर रहा था और चाइना को बदनाम करने के लिए या चाइना को परेशान करने के लिए USA ने और यूरोप ने एक नया काम शुरू किया। वो नया काम क्या शुरू किया? 3 जगह से, ध्यान से सुनना, एक नासा से, दूसरा ESA से। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, ठीक है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और तीसरे नंबर पे इनका जो मीडिया था, इससे, इन तीनों की हेल्प से इन्होंने क्या किया? इन्होंने चाइना का लाइव AQI जो है ना, वो दुनिया को बताना शुरू किया। अब जब लाइव AQI दुनिया के सामने आना शुरू हुआ तो उसका असर दुनिया पे क्या होगा ये तो पता नहीं, बट पूरे चाइना में जो पब्लिक थी उसके अंदर गुस्सा आ गया। तो इमेजिन करो, ये पब्लिक है और ये उदास हो रखी है कि भाई हमारी सरकार को तो हमारी परवाह ही नहीं है। आंखें बड़ी बना दी मैंने, छोटी होती है चाइना वालों की कि हमारी सरकार को हमारी परवाह ही नहीं है। चाइना वालों ने ऐसे करना शुरू कर दिया। तो अब जब पब्लिक को बहुत गुस्सा आया तो उस टाइम पे चाइना की गवर्नमेंट को पता लग गया कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो चाइना ने क्या किया? क्या चाइना ने बारिश करवाई 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके? नहीं। चाइना की एक अच्छी चीज जो हमें सीखनी चाहिए लाइफ में भी, वो ये है कि चाइना टेम्परेरी सॉल्यूशंस पे काम नहीं करता। चाइना बोलता है भले सालों लग जाए लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए बीमारी का। ये सबसे अच्छी चीज है चाइना की, जो हमें सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए लाइफ में। तो चाइना ने क्या किया, ध्यान से सुनना। चाइना ने 2014 में, अब 2013 में ये सब चल रहा है, स्कूलों में छुट्टी कर दी थी कुछ दिन के लिए, टेम्परेरी मेजर्स आए थे उस टाइम पे। चाइना ने 2014 में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग जो थी, ये मीटिंग दोनों तरह से बुलाई गई। ऑफलाइन तो हुई थी, प्लस इसको सब जगह ऑनलाइन लाइव किया गया, सब देखेंगे इसको। इस मीटिंग में चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट जो होती है, उस टाइम 2014 में इनका नाम था ली क्वे कांग। नाम वाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं ली के। वैसे नाम इनका ली क्वे आंग। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों को, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना जो बातें मैं बता रहा हूं। इन्होंने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले इन्होंने पब्लिक से माफी मांगी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले पब्लिक से माफी मांगी इन्होंने, हाथ जोड़ के। चीन का प्रधानमंत्री लोगों से कह रहा है हाथ जोड़ के कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो, हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे पॉल्यूशन को। सबसे पहला काम प्रधानमंत्री ने स्टेज पे आके ये किया। दूसरा काम, चीन का प्रधानमंत्री एक अनाउंसमेंट करता है। क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, कि वी आर अनाउंसिंग अ वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन। हम प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं। ये चीन के प्रधानमंत्री के शब्द थे। तीसरी बात क्या कहते हैं ये? तीसरी बात बोलते हैं, वी नीड योर हेल्प एंड कॉपरेशन, कि हमें आपकी हेल्प चाहिएगी और आपका सहयोग चाहिएगा। अब ये बात 2014 की हो गई। तो यहां तक ये समझ में आ गया कि ठीक है, उन्होंने कुछ अनाउंस किया है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है कि भाई इतनी बड़ी कंट्री है तो इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी तो बनाई होगी। तो अब हम इनकी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी ऑफ चाइना, अब यहां वो चीजें आ गई जिनमें आप कह सकते हो कि यस, इंडिया को इनसे सीखना चाहिए। स्ट्रेटजी ऑफ चाइना सबसे पहली ये थी कि इन्होंने कहा कि 2014 से 2018 तक एक स्टेज चलेगी, फिर 2018 से आगे हम दूसरी स्टेज पे काम करेंगे 2020 तक।
और टारगेट इन्होंने क्या पकड़ा, इन्होंने टारगेट ये पकड़ा कि AQI नाम की प्रॉब्लम जो है उसको जड़ से ही हम खत्म कर देंगे। AQI हम कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि बीजिंग का जो साफ आसमान है लोगों को ऐसे लगे कि हिल स्टेशन पे आए हैं। ये चाइना ने इस रणनीति का उद्देश्य जो था वो रखा। अब इनकी रणनीति जो थी इसमें इन्होंने पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने किया, इन्होंने बुलाए पूरे चाइना के प्रोफेसर्स, पूरे चाइना के केमिकल इंजीनियर्स, पूरे चाइना के एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स, इन सबको बुलाया कि भाई बताओ AQI, पॉल्यूशन और इंडस्ट्री, इनके बारे में आप क्या प्लान बना सकते हो। सबसे पहला काम ये किया। और प्लान ऐसा होना चाहिए कि टारगेट हमारा ये है 2020 वाले ओलंपिक होने वाले हैं चाइना में, 2020 के ओलंपिक में चाइना की गवर्नमेंट साफ बोल रही है इनको कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करने वाले हो, हमें 2020 के ओलंपिक के टाइम हवा चाइना की, बीजिंग शहर की इतनी साफ चाहिए कि लोग सांस लें तो उनको मजा आए सांस लेने में। ऐसे नहीं कि बदनाम कर दिया है यूएसए ने चाइना को कि ये है वो है, ऐसा हो नहीं, लोग जब आए तो उनको लगे कि ये हिल स्टेशन पे आए हैं कहीं पे। ये इनका स्टेटमेंट था। अब जब इन्होंने प्लान मांगा इन्होंने, तो सबसे पहली चीज जो ये थी कि ठीक है प्लान बनेगा। अब अपन बात करते हैं इनकी जो सबसे खास चीज थी स्ट्रेटजी में, दूसरे नंबर पे ये लेके आए BTH। BTH जो है इसका चाइनीज नेम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, आपको याद नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूं, बिंग जिन जी स्ट्रेटजी। अब चाइना की लैंग्वेज है तो थोड़ा सा जिन जिन जी स्ट्रेटजी, और इसको बोलते हैं लोग कैसे हैं, जी नहीं बोलते, जिन 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 स्ट्रेटजी, है ना, खैर लीव इट। तो जिन जो है वो चाइनीज नेम है बीजिंग का, बीजिंग सिटी जो है उसका। जिन जी जो है ये है तियानजिन का, और तीसरे नंबर पे जो जी आ रहा है वो है हेबेई। अब ये क्या चीज है, बीजिंग सबने सुना है, तियानजिन और हेबेई क्या है, तो ध्यान से सुनना, B फॉर बीजिंग, T फॉर तियानजिन और H फॉर हेबेई। तो चाइना को अगर हम देखें नक्शे पे तो मैप पे चाइना एक मुर्गे जैसा सा दिखेगा ऐसे, चाइना इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नक्शा दिखेगा चीन का। यहां कहीं पे लासा है ना, तिब्बत आ गया, फिर इस तरफ देखोगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, थोड़ा सा यहां पे रशिया भी टच कर जाता है, इस तरफ कोरिया आ जाएगा, है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहां पे साउथ चाइना सी आ गया, यहां पे येलो सी आ गया, है ना, ये वाली चीजें हैं। अब चाइना में यहां पे, यहां कहीं पे है बीजिंग सिटी। अच्छा, बीजिंग के पड़ोस में ही थोड़ा सा इस तरफ जाओगे ना तो यहां पे वो शहर है जिसको सारी दुनिया जानती है, याद करो कोरोना जहां से शुरू हुआ था, है ना, वो वाली सिटी। फिर बीजिंग जो है ना, बीजिंग के पड़ोस में और शहर भी हैं। अब ध्यान से सुनना, दिल्ली, दिल्ली से अगर मैं मानूं कि इस साइड हरियाणा है तो दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में है गुरुग्राम, जिसका नाम गुड़गांव कह लो, गुरुग्राम कह लो। इस साइड जाओगे, थोड़ा आगे क्रॉस कर जाओगे, यहां है गाजियाबाद, यहीं कहीं पे ले लो नोएडा, ऐसे फरीदाबाद, है ना, करते करते दिल्ली की बात जब करते हो तो दिल्ली एक शहर नहीं है, दिल्ली इस तरह से सराउंडिंग में है। तो ऐसे ही बीजिंग जो था वो एक शहर नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस यहां पे ध्यान सुनना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत को, हमने क्वेश्चन तो यही लिखाया था ना आपको, कि भारत को चीन से सीखना चाहिए कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम सबसे पहली बात आपको यही बतानी है कि जहां इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया लगा पड़ा है दिल्ली को, दिल्ली 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 के पीछे, नहीं, दिल्ली नहीं है अकेली, दिल्ली इज पार्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ अर्बन सेटलमेंट। यहां पे थोड़ी सी अर्बन ज्योग्राफी सीखनी पड़ेगी। तो आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, अगर मेरी आवाज कहीं पहुंच रही है तो, कि भाई एक सर हैं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनसे पढ़ा भी हूं कई बार कई टॉपिक, तेजवीर सर हैं डीयू के अंदर, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ मैटर्स, ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की बहुत एक्सपर्ट है वो, सेटलमेंट ज्योग्राफी इनके अच्छे एक्सपर्ट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की भी अच्छी ग्रिप है उनकी, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि एक सिटी नहीं है दिल्ली, दिल्ली एक सेटलमेंट है, और इस सेटलमेंट में चारों तरफ जब देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएगी कि भाई गुरुग्राम, गाजियाबाद, हाउ इट इज पॉसिबल कि सिर्फ दिल्ली को आप क्लीन कर लो।
नहीं, गुरुग्राम को भी करना पड़ेगा, गाजियाबाद को भी करना पड़ेगा, नोएडा को भी करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला इंस्पिरेशन चाइना से ये लेना चाहिए कि चाइना जो प्लान लाया था, ध्यान से सुनना, चाइना के प्लान का नाम था 2+26 स्ट्रेटजी। अब ये 2+26 स्ट्रेटजी क्या थी, इस पे भी बात करूंगा मैं। पहले चाइना ने 3 शहर पकड़े। कौन कौन से? बीजिंग, तियानजिन और हिबेई। 3 सिटी एक साथ चाइना ने पकड़ी। ये तीनों पे काम करूंगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? दिल्ली को अलग नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई दिल्ली जो है वही गुरुग्राम है, जो दिल्ली है वही नोएडा है, जो दिल्ली है वही गाजियाबाद है, जो दिल्ली है वही फरीदाबाद है, जो दिल्ली है वही इसके सराउंडिंग की सारी चीजें हैं, भले वो कुंडली हो भले वो पलवल हो। अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया या पोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटी है तो हमें पूरा पकड़ना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं तापीय उत्क्रमण। तापीय उत्क्रमण। तो तापीय उत्क्रमण या थर्मल इन्वर्जन क्या बला है? तो होता क्या है, जनरली सब जानते हैं कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर लेयर्स हैं ऐसे एयर की, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है, ये जनरली होता है। हवा में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर गिरेगा। थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है? थर्मल इन्वर्जन के टाइम क्या होता है कि ये है दिल्ली की, मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये है मान लीजिए दिल्ली का लैंड एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया, ऐसे जमीन है ये। इस जमीन के ऊपर ठंड पड़ रही है, रात का टाइम है, बहुत ठंड पड़ रही है, नवंबर में सर्दी शुरू हो जाती है। तो ये जो एरिया है ना, ये हो गया ठंडा, कोल्ड, एकदम कोल्ड हो गई एयर। ये जमीन कोल्ड हो गई। तो जमीन कोल्ड है तो जमीन के कांटेक्ट में जो एयर है ये भी ठंडी हो गई। अब ये एयर है, मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। ये एयर का मतलब, मैं जमीन पे खड़ा हूं, दिल्ली की जमीन बिल्कुल ठंडी थी, जमीन के कांटेक्ट में आके हवा ठंडी हो गई। तो 10-12 फुट तक हवा का टेम्परेचर है मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, यहां तक। अब इससे ऊपर की जो हवा है उसका टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर की हवा का टेम्परेचर मान लो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये उल्टी कंडीशन हो गई। इस उल्टी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। अब थर्मल इन्वर्जन का क्या कनेक्शन है इससे? अब ध्यान से सुनना। एयर जो होती है, एयर अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है। अब एयर मॉइस्चर कैरी ज्यादा करती है जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। एयर का टेम्परेचर जब कम होता है तो मॉइस्चर को फेंक देती है, एयर अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। तो जैसे ही थर्मल इन्वर्जन होता है, स्पेशली रात के 3 बजे के आसपास, दिल्ली में जमीन के पास की हवा सबसे ज्यादा ठंडी हो जाएगी। जब हवा ठंडी होती है, मैं फिर कह रहा हूं, तो ठंड के अंदर या कम टेम्परेचर के अंदर हवा मॉइस्चर को साथ में कैरी नहीं करेगी, हवा मॉइस्चर को फेंक देगी। तो हवा से जैसे ही मॉइस्चर अलग होएगा तो वो अलग मॉइस्चर क्या बनाएगा? वो अलग मॉइस्चर बनाएगा फॉग। और ये फॉग जैसे ही स्मोक के साथ मिक्स हो जाएगा, स्मोक तो ऑलरेडी था, तब बन जाएगा स्मॉग, जो दिल्ली की इस समय समस्या बनी हुई है बहुत तगड़ी। तो इस थर्मल इन्वर्जन को पहली चीज समझें आप कि थर्मल इन्वर्जन पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है जो बीजिंग की केस स्टडी को इससे लिंक करती है? वो क्या है? वो है साहब, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ना, वो ऐसे है कि ये है दिल्ली। अब दिल्ली है प्लेन्स के अंदर बसी हुई, बिल्कुल ऐसे बीजिंग है। अब दिल्ली के इस साइड भी और दिल्ली के इस साइड भी देखेंगे तो अपलैंड्स हैं। ये अपलैंड्स जो है, ये भले अरावलीज हो, भले हिमालयाज वाली अपलैंड्स हो, भले पंजाब के प्लेन्स हो, ये जो अपलैंड्स हैं ये दिल्ली को ऐसे कर देते हैं जैसे एक कटोरा है यहां पे। तो अब यहां आके हवा बैठ गई, थर्मल इन्वर्जन हो गया, स्मोग बन गया, वो अब कहीं नहीं जाने वाला यहां से आगे। ऐसी की ऐसी कंडीशन बीजिंग की भी थी। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आर्टिफिशियल रेन करा के और ये करके नहीं होने वाला, यहां पे हमें कॉज जो है उसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बारिश करवाना सॉल्यूशन नहीं है। बारिश करवाना एक ऐसी समस्या है जो नया आफत पल जाएगा कि हर बार जब पॉल्यूशन होगा बारिश करवाओ, हर बार पॉल्यूशन होगा बारिश करवाओ, ऐसे नहीं होने वाली है बारिश। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने कहा कि ये चीज आ रही है कि पॉल्यूशन की दिक्कत आ रही है, तो अब बीजिंग ने कहा कि भाई अब हम लाते हैं हमारी असली स्ट्रेटेजी निकाल के। तो बीजिंग ने क्या किया? एक प्लान बनाया। नंबर 1, इन्होंने कहा पहला दुश्मन है कोयला।
अच्छा, कोयले को चाइना के डॉक्यूमेंट, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उनमें इन्होंने लिखा है सैनमेई। देखो कैसा कैसा नाम है ना, किसी को कोयला बोलना आप सैनमेई बोल सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने कहा कोयला कहां कहां काम में आता है। तो पहले नंबर पे इन्होंने कहा कि लोग घरों को गर्म करने में काम में लेते हैं। चाइना में क्या ठंड बहुत पड़ती है, बीजिंग में तो बहुत पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं अपने घरों में ना ऐसे छोटी छोटी कोयले की भट्टियां सी बना रखी हैं, उनमें कोयला जलाते रहते हैं ऐसे। तो पहले नंबर पे चाइना कह रहा है यहां काम में आ रहा है। दूसरे नंबर पे चाइना कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर काम में आता है, जो उद्योग है उनमें काम में आता है। तीसरे नंबर पर चाइना कह रहा है कि जो टीपीपी, टीपीपी इज व्हाट, थर्मल पावर प्लांट्स। दिल्ली के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट उनको बोलते हैं जिनको हिंदी में आप लिख देते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ऐसे बिजली घर जो कोयले से चलते हैं, तो कोयला आधारित बिजली घर, यह बड़ी प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनना, कोयले वाले जो बिजली घर होते हैं इनसे जो गैस निकलती है उस गैस को बोलते हैं फ्लू गैस। ध्यान से सुन लेना, यह बहुत काम की चीज है, फ्लू गैस, फ्लू गैस। और ये जो फ्लू गैस होती है, इस फ्लू गैस में बहुत सारा होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पे एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि कोई आपसे पूछे फ्लू गैस कौन सी होती है। अब फ्लू गैस ऐसा नहीं कि कोई इसके अंदर वायरस है इसलिए फ्लू नाम आ गया। फ्लू गैस वो गैस होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और याद रखना, केमिस्ट्री यहां पे काम आती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाई नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसकी पीएच 7 से काफी कम होती है। और जब ये एसिडिक होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा एसिड रेन में। एसिड रेन का मतलब ये अम्लीय वर्षा भी कर सकता है। तो चाइना ने तीसरे नंबर पे कहा कि हमें इनको टीपीपी जो है इनको पकड़ना है। तो अब ध्यान से सुनना, टीपीपी को पकड़ने के लिए चाइना जो स्ट्रेटजी बनाई वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इन्होंने शुरू किया FGD कंपल्शन। FGD क्या होता है? F का मतलब फ्लू गैस, F का मतलब फ्लू, G का मतलब गैस, D क्या आ रहा है? ये था साहब सल्फराइजेशन। D किसी भी चीज में लग जाए मतलब हटाना है उसमें से। तो चाइना ने कहा कि जो पावर प्लांट है, कौन से? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का मतलब जो धुआं निकल रहा है, उसमें धुआं नहीं है, क्या है? मैंने अभी बताया, फ्लू गैस है। और फ्लू गैस जो है इसके अंदर सबसे खतरनाक चीज है सल्फर डाइऑक्साइड। तो चाइना ने कहा यह कंपल्शन है, आज के बाद जो भी कोई प्लांट कोयला काम में लेगा वो उस कोयले का डीसल्फराइजेशन करेगा। डीसल्फराइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ sulfur dioxide from flue gas. Removal of sulfur dioxide from flue gas is named as what? Desulfurization. ये करना पड़ेगा। अब desulfurization जो है ये कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूं। मैंने अभी अभी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, तो एक काम करो, एसिडिक है तो उसके साथ बेस मिक्स कर दो। तो जैसे ही बेस मिक्स करोगे यानी क्षार उसके अंदर मिला दोगे अम्ल के अंदर, तो वो बन जाएगा न्यूट्रल। और क्षार सबसे सस्ता जो आता है वो आता है साहब लाइम। लाइम का मतलब चूना। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चूना जो होता है, उसको इसके अंदर मिला देते हैं। अब चूना जो है ये दो तरह से मिला सकते हो, आप ड्राई मिला सकते हो, ड्राई लाइम यानी सूखा चूना, आप वेट लाइम मिला सकते हो यानी कि गीला चूना। अगर आप ड्राई लाइम मिला रहे हो बेटा तो उसको हमें क्या कहना है? ड्राई लाइम वाले को कहना है ड्राई स्क्रबिंग। इसको स्क्रबर बोल देते हैं, ड्राई स्क्रबिंग। और अगर गीला मिला रहे हो, स्लरी बना के मिला रहे हो, तो उसको हम कहेंगे वेट स्क्रबिंग। वेट स्क्रबिंग। अच्छा, ये बात भी आपको यहां पे बता देता हूं, FGD पे बात दिल्ली के अंदर काफी टाइम से हो रही है, कुछ जगहों पे इंप्लीमेंट भी किया गया है, बट नॉट अप टू द एक्सटेंट जिससे होना चाहिए। रीजन मैं फिर कह रहा हूं, जैसे चाइना वालों ने कहा कि भाई हमारे यहां एक शहर पे काम नहीं करेंगे, हम पहले बीजिंग को पकड़ेंगे, फिर उसके पड़ोस वाले जो शहर है उनको पकड़ेंगे, हेनई को भी पकड़ेंगे, तियानजिन को भी पकड़ेंगे, कोई सिटी नहीं छोड़ने वाले। बाद में 2+26 में उन्होंने कहा कि अब यही मॉडल हम पहले 2 शहरों में लाएंगे, फिर 26 सिटीज के अंदर लाएंगे। पूरे चाइना को कवर किया है उन्होंने। अब ध्यान से सुनना,
अब जैसे ही आप कह रहे हो कि आप ये वाला करने वाले हो, तो इससे क्या होगा, एक बार एयर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। फिर और सख्त कर दिए नियम इन्होंने। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपको NOx यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उन पे भी कंट्रोल करना है, तो इनको भी पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करना है। तो इनके लिए क्या काम में लेते हैं, याद रखना, इनके लिए सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिएक्टर्स या रिएक्शंस। ये तो व्हीकल में भी देखा होगा आपने, आजकल जो गाड़ियां आ रही है ना नए वाली, जो BS6 गाड़ियां हैं, उन BS6 गाड़ियों के साइलेंसर चोरी होंगे थोड़े दिनों के अंदर। साइलेंसर क्यों चोरी होंगे, अगर कोई भी गाड़ी है, आपने देखा होगा गाड़ी वाला डरता क्या है, कोई टायर खोल के नहीं ले जाए। मैं कह रहा हूं नए वाली जो BS6 गाड़ियां हैं उनमें टायर से ज्यादा साइलेंसर कीमती हैं। साइलेंसर के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं। तो आपने देखा भी होगा आजकल गाड़ियां जा रही है तो उनके साइलेंसर से पानी गिरता रहता है बीच बीच में, वो क्या है, कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। तो उसको लेके, कैटालाइटिक कन्वर्टर को लेके बहुत स्ट्रांग वाले, बहुत सख्त वाले नियम चाइना लेके आया। ये दो बात हो गई। तीसरे नंबर पे चाइना ने क्या किया, ध्यान से सुनना। चाइना ने कहा भाई जो थर्मल प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी है बहुत सारे पावर प्लांट, पीतमपुरा एरिया के अंदर है ना, उन थर्मल पावर प्लांट को दो ऑप्शन दिए कि या तो बंद करवा देंगे हम आपको, या फिर आप एक काम करो, मीथेन गैस पे शिफ्ट हो जाओ। CH4 मीथेन जो होती है, जिसको व्हीकल में भरते हैं CNG के नाम से, पावर प्लांट और इंडस्ट्री को जब देते हैं तो पाइप से जाती है, तो इसी को बोल देते हैं PNG, कि आप PNG पे शिफ्ट हो जाओ। तो चार बड़े बड़े पावर प्लांट थे, उनको 2 ही साल के अंदर चाइना ने CH4 पे शिफ्ट कर दिया। और पावर प्लांट वाली कंपनियां जो थी उनको बोला टेंशन मत करो, नुकसान तुम्हारा हम नहीं होने देंगे, हम भरपाई करेंगे। तो इनको कुछ छूट दे दी, कुछ हेल्प दे दी, सब्सिडी दे दी, कुछ इनके टैक्स में छूट दे दी, ऐसे करके इनको हेल्प कर दी। फिर अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाइना ने एक टीम बनाई। अब ध्यान से सुनना, यहां है चाइना का प्राइम मिनिस्टर रैंक का आदमी। इस प्राइम मिनिस्टर रैंक के आदमी के डायरेक्ट नीचे इन्होंने एक टीम बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इस टीम को इन्होंने सुप्रीम पावर्स दी। सुप्रीम पावर्स क्या होती है, कि आपका जो मन है वो जाके करो। और इस टीम की ड्यूटी थी बैठना नहीं है, और ऐसे नहीं है कि अधिकारी दौरे पे गए तो फोटो खिंचवाएंगे, नहीं, जगह जगह जाके इनको यह बताना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग, और एक एक नियम सख्ती से लागू होगा। और अगर टारगेट अचीव नहीं हुए तो जो मेयर रैंक का आदमी था, जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका, नगर निगम, वॉटेवर, उसको जिम्मेदार माना जाएगा, मतलब मेयर की भी कुर्सी जाएगी अगर ऐसा हुआ। यह सेंट्रल टीम जो थी, यह सबसे कमाल का काम किया इन्होंने। पूरे चाइना में इनको सर्वे करना होता था, सब जगह जाना होता था। अगली जबरदस्त चीज चाइना जो लेके आया वो था इनका EV। अब गजब की बात सुनना, चाइना ने एक स्ट्रेटजी लाया। चाइना, ये जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी को ऐसे समझो कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने सप्लाई फर्स्ट डिमांड लेटर का प्रिंसिपल फॉलो किया। सप्लाई फर्स्ट डिमांड लेटर का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान सुनना। एकदम से पूरे चीन में, स्पेशली बीजिंग में, हर जगह इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। सरकार ये नहीं कह रही ईवी खरीदो, लेकिन हर जगह ईवी स्टेशन बन गए, जगह 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 ईवी स्टेशन बन गए। पहला काम ईवी स्टेशन। कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन बने हैं चाइना में? लगभग 1 करोड़ चार्जिंग स्टेशन है, सोचो। ठीक है, तो नंबर 1 ईवी के चार्जिंग स्टेशन हर जगह पर बनते गए। ऐसा माना जाता है कि थोड़ी दूर आप चलोगे आपको 100% ईवी का चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना, चाइना ने इसके अंदर भी स्टेप्स बनाए। पहले स्टेप में चाइना ने ईवी का चार्जिंग की फैसिलिटी दी हर 1-2 किलोमीटर पे। फिर चाइना ने देखा कि यार चार्जिंग में टाइम बहुत लगता है, तो एक काम करो, बैटरी स्वाइप की फैसिलिटी दे दी। बैटरी स्वाइप क्या होता है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई व्हीकल की, तो ऐसी जगह बनी हुई है जहां चार्ज बैटरी रखी है, आप अपनी बैटरी निकाल के उसमें डाल दो, वहां से निकालो बैटरी अपने व्हीकल में लगा लो, और कुछ साल का लगता है वो लगता रहेगा आपका, चार्ज बैटरी हर जगह पड़ी है वहां पे। ये बहुत जबरदस्त था। और अब तीसरे स्टेप में आके तो ये जो बैटरी स्वाइप मैकेनिज्म है, ये भी सुनना ध्यान से, ये ऑटोमेटिक हो गया है। रोबोट्स करते हैं काम, आपको जाके गाड़ी खड़ी कर देनी है, रोबोट आपकी बैटरी निकालने में हेल्प करेगा और आपकी बैटरी जो है उसको चेंज भी कर डालेगा। पहला काम ये। दूसरे नंबर पे फिर चाइना एकदम से 2 पॉलिसी लाता है। पहली पॉलिसी क्या लाता है? पहला अनाउंसमेंट ये होता है कि जो पेट्रोल की कार किसी को लेनी है तो पेट्रोल की कार के लिए लॉटरी निकलेगी। अगर लॉटरी में नंबर आ गया तो आपको पेट्रोल की कार मिलेगी, नहीं तो नई कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरी बात क्या कही कि आपको अगर ईवी लेनी है तो आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। फिर तीसरा बड़ा काम चाइना ने क्या किया? तीसरा बड़ा यह काम किया कि जो ईवी बनाते थे उनके लिए
ऑलमोस्ट फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन लेके आया, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए बहुत जबरदस्त सब्सिडी लेके आया, और नंबर 3, उनके लिए गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई। इन सबका फायदा क्या हुआ? इन सबका फायदा यह हुआ कि मार्केट के अंदर पहले यह सिस्टम था। अगर ये चाइना का मार्केट है तो चाइना के मार्केट में जो मैं पर्पल कलर से ड्रॉ करूंगा, जो कि मैं मेरे हाथ से करूंगा, वो पेट्रोल के व्हीकल है। तो पहले पेट्रोल के व्हीकल ऐसे थे इतने, फिर एकदम से कम हो गए। ईवी जो थे वो यहां थे, फिर ईवी बराबर आए, और आज पूरे चाइना में ईवी ही छाए हुए हैं। पेट्रोल व्हीकल पुराने कोई चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, बाकी पेट्रोल व्हीकल कोई नहीं खरीदता वहां पे। अब यहां ईवी खरीदने में लोग क्यों डरते हैं कि यार ले लिया हमने तो चार्जिंग की आफत है, ढूंढते घूमेंगे, वो चार्जर हाथ में लेके बेचारे घूमते रहते हैं, 1 घंटे खड़े रहते हैं। वहां आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपकी गाड़ी है, आपने एक कंपनी को एक को पे किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार उन्होंने जनरेट किया कि लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आई। अगली चीज उन्होंने क्या किया, चाइना वालों को यह पता था कि भाई हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो स्टेप्स सक्सेसफुल तब तक नहीं है जब तक हम कुछ अलग नहीं करेंगे। तो बैटरी स्वाइप के बाद अगला जबरदस्त काम उन्होंने किया, एजुकेशन एंड एथिक्स। एजुकेशन एंड एथिक्स का मतलब क्या है कि उन्होंने 5th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के स्कूल के सिलेबस में, आप भले साइंस पढ़ रहे हो, आप भले आर्ट्स पढ़ रहे हो, आप भले म्यूजिक पढ़ रहे हो, आप भले कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपको एक बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी, एक टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक है पॉल्यूशन एंड कैसे कचरा फेंकना है, वेस्ट मैनेजमेंट, कहां पे कचरा फेंकना है ना। इन चीजों को उन्होंने बच्चों के अंदर डाला। तो इन चीजों का नतीजा क्या हुआ, आपको हैरानी होगी जान के कि बीजिंग जो है, बीजिंग जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी हुआ करता था, जिसका AQI यूएसए ने कहा था 800 प्लस चला गया है, वहां का AQI अब 100 के अंदर अंदर रहता है। सोचने की बात है। तो दैट्स हाउ एक मिरेकल एक कंट्री ने करके दिखाया, बिना कॉम्प्रोमाइज किए इंडस्ट्रीज की नीड के। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया। जैसे हेनेई था, तो हेनेई उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, स्टील प्लांट्स हैं बहुत सारे हेनेई के अंदर, उनको उन्होंने शिफ्ट किया। और जब शिफ्ट करते हैं तो कंपनी वाला ये नहीं कह रहा कि मैं तो यही पॉल्यूशन करूंगा, वो कह रहा है साहब मुझे नई जगह दे दो, परेशान नहीं हूं, ऐसा सिस्टम दे दो। चाइना ने ये सब दिया। तो क्या दिल्ली में भी ऐसा किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो आपके दिमाग में कौन से प्लान्स आ रहे हैं? इसका आंसर लिखने के लिए थोड़ी सी चीजें स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे गाजीपुर का जो वेस्ट पाइल है उसकी बात करनी पड़ेगी, दिल्ली के अंदर कहां कहां कोल पावर प्लांट्स हैं उनकी बात करनी पड़ेगी, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, इनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, मेट्रो सेटलमेंट की बात करनी पड़ेगी, और एक चीज बतानी पड़ेगी, हां एक और चीज, कि चाइना ने एक बहुत गजब का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ये जितना एफिशिएंट होता है, अच्छा इसी से ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं मैं बीजिंग से ही, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत है, बीजिंग की भी पॉपुलेशन बहुत है। दिल्ली जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है, बीजिंग भी ऐसा ही था। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करके होपफुली अब आप 200 वर्ड्स का आंसर लिख पाओगे। आधा काम मैंने किया, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी एज इट इज रट्टा मत मारो। मैं जो पढ़ा रहा हूं अपना भी दिमाग काम में लो, थोड़ी रिसर्च मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप करो, दोनों मिला के 200 वर्ड्स का आंसर आराम से लिख दोगे। मिलते हैं, नमस्ते।